मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह-आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम प्रीवियस एवीएसटी के वैकल्पिक प्रश्न पत्र OP2 कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल के अध्याय स्कंद नियंत्रण के मॉडल्स के अंतर्गत स्कंद नियंत्रण की तकनीकों पर चर्चा करूंगा। तो देखिए बंधुओं, विभिन्न प्रकार की सामग्री के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि उस सामग्री की सीमा जो है वह तय की जाए, क्योंकि सीमा तय करने से क्या होगा कि भंडार गृह में उचित मात्रा ही रखी जाएगी, यानी भंडार गृह में सामग्री की उस सीमा से अधिक मात्रा नहीं आने दी जाएगी या न्यूनतम सीमा से कम मात्रा नहीं हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। और एक भंडार में जब उचित मात्रा होगी तो ही हमारे जो है सामग्री की नियंत्रण लागतें कम हो पाएंगी। सामग्री नियंत्रण की तकनीकों की जब हम बात करते हैं तो ये आपके स्क्रीन पर हमने लिख रखी हैं। इसमें कुछ तकनीकें हैं। इसमें पहला है सामान्य नियोजन तकनीकें। सामान्य नियोजन तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम बात इस बात की आती है कि भाई जो गोडाउन है, किसी भी संस्था का जो गोदाम है, उसकी स्थापना कहाँ हो। तो सामान्यतः अच्छा यह रहता है कि एक संस्था का गोदाम सड़क या आपके रेल मार्ग के किनारे हो। दूसरी बात यह है संस्था के स्टोर की जो है व्यवस्था कैसी हो। संस्था के अंदर जो स्टोर है उसमें सामग्री को रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का आशय है कि वहाँ पर्याप्त रैक्स होनी चाहिए, पर्याप्त प्रकाश और जैसा हवा वगैरह की आवश्यकता है इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है वह ये है कि भाई विभिन्न प्रकार के बजट बनाने चाहिए। बजट बनाने से हमें कई प्रकार के इंडिकेटर्स अपने को पता लग जाता है। सूचकों के रूप में बजट हमारे काम करते हैं। तदनुसार ही संस्था जो है सामग्री के क्रय आदि के संदर्भ में जो है कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट फिर अपन कह सकते हैं भाई कि विभिन्न प्रकार के फार्मों का निर्धारण जो है वो कर लेना चाहिए। फार्मों से यहाँ मतलब यह है भाई सामग्री मांग पत्र जो है उसका एक निर्धारित प्रारूप तय कर लें, सामग्री क्रय आदेश का प्रारूप तय कर लें, सामग्री वापसी का है, इस तरीके से, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विभाग स्टोर के साथ कोई भी लेन देन करे तो वह उस प्रारूप के साथ उचित प्रारूप जो भर करके, फार्म भर करके ही माल का लेन देन किया जाए। नेक्स्ट और एक सामान्य नियोजन तकनीक के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टोर में जितनी भी सामग्री है उस समस्त सामग्री का वर्गीकरण कर लेना चाहिए एवं उनको संकेताक्षर, उनको संकेत कोड जो है उनको अलॉट कर देने चाहिए, क्योंकि कोड से सामग्री पहचानने में आसानी रहती है, इसका लेखा जोखा करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट सेकंड थिंग्स है आपका स्टॉक स्तर निर्धारित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक संस्था में जितनी भी सामग्री काम में आती है उसमें हर प्रकार की सामग्री की जो है स्टॉक स्तरों का निर्धारण कर देना चाहिए, ताकि आवश्यकता के समय संस्था से शीघ्र सामग्री मिल सके, ताकि कम कार्यशील पूंजी का विनियोजन हो और अधिकतम उत्पादन और विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अब स्टॉक स्तर कई प्रकार के होते हैं। वैसे इनकी विस्तृत चर्चा जो है अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल एक ब्रीफ अपन ने यहाँ दिया है। सामग्री का पुनः आदेश स्तर, यह वह स्तर होता है कि जिस स्तर पर स्टॉक आते ही दोबारा क्रय के लिए उसका आदेश दे दिया जाता है। एक है आपका सामग्री का न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर का मतलब यह है कि भाई उस स्तर से नीचे सामान्यतः सामग्री नहीं जाने दी जाती है। एक है सुरक्षित स्टॉक सीमा। सुरक्षित स्टॉक सीमा का मतलब यह है कि यह वह सीमा है जिससे जो संस्था के सुरक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए
जो सामान्यतः बनाए रखी जाती है, और यह एक तरह का रीऑर्डर लेवल है, सुरक्षित सीमा जो है कि जहां पे आते ही सामग्री के क्रय की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। देन फिर एक आपका अधिकतम स्टॉक, सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर। अधिकतम स्टॉक स्तर जो है वह स्तर होता है, स्टॉक का वह लेवल होता है जिससे अधिक सामग्री सामान्यतः भंडार गृह में नहीं आने देनी चाहिए, उससे अधिकतम है वो लेवल आपका। एक है आपका औसत सामग्री स्तर। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं न्यूनतम स्तर में सामग्री का न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्तर का साधारण औसत जो है वह सामग्री, औसत सामग्री का स्तर कहलाता है। एक है भय स्तर। वह स्तर एक ऐसा स्तर है कि जिसके नीचे, जिसके लेवल पर आते ही तुरंत सामग्री क्रय की कार्यवाही संस्था को कर देनी चाहिए, क्रय करती है संस्था के द्वारा की जाती है। फिर थर्ड है आपका, तो इस प्रकार ये स्टॉक स्तर जो है एक भंडार गृह में संकेतक का काम करते हैं, और उनके संकेतकों को ध्यान में रखते ही जो भंडारी है, जो स्टोर कीपर है, वे आवश्यक कार्यवाही उन स्टॉक के संदर्भ में उस विभिन्न प्रकार की सामग्री के संबंध में निर्णय लेके कार्यवाही करता है। देन है फिर आपका आर्थिक आदेश मात्रा। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु भंडार में रखी जाती है, सामग्री को भंडारण किया जाता है, तो भंडार में दो प्रकार की लागतें लगती हैं। एक है आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी है रख रखाव की लागत, जिसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। और ईओक्यू जो है वह सामग्री की आदेश देने की वह मात्रा है, यानी एक बार में जितनी सामग्री परचेज करने के आदेश दिया जाता है, तो आदेश देने की वह मात्रा है जिस स्तर पर आदेशित लागतें एवं रखरखाव की लागतें दोनों बराबर होती हैं। देन फिर एक आता है आपका सुरक्षित सामग्री की मात्रा का निर्धारण करना। सुरक्षित सामग्री सामान्यतः ये भी एक ऐसा स्तर है जिससे कम सामग्री संस्था में भंडार गृह में नहीं जाने देनी चाहिए, उससे कम सामग्री नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित सीमा है। इंपॉर्टेंट एक तकनीक है आपकी सामग्री आवर्त अनुपात याद करना, मटेरियल टर्नओवर रेशो। ये जो मटेरियल टर्नओवर रेशो जो है, यह बताते हैं कि भाई एक संस्था के स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। पहली बात तो यह है कि टर्नओवर रेशो की गणना कैसे की जाती है। टर्नओवर रेशो से यहाँ मतलब यह है कि एक संस्था के द्वारा, एक संस्था में जो उसका एनुअल कंजप्शन है, उस एनुअल कंजप्शन क्वांटिटी में एवरेज स्टॉक ऑफ क्वांटिटी, यानी स्टॉक जो औसत रूप से क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का स्टॉक रखा गया उसका भाग लगा करके ये उसका टर्नओवर, यानी कितने बार उस स्टॉक को मेंटेन करते हुए, उस स्टॉक को होल्ड करते हुए संस्था ने उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया है या सेल में कन्वर्ट किया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, फिनिश स्टॉक की दृष्टि से वो चीज सेल में कन्वर्ट होती है, रॉ मटेरियल की दृष्टि से वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट होती है। तो यह टर्नओवर जितना ज्यादा होगा वह संस्था के लिए उतना ही हितकर होता है, और यह टर्नओवर जितना कम होता है यह संस्था की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। जितना कम है तो वह धीमी गति से चलने वाले स्टॉक को बताता है। जिस सामग्री का टर्नओवर कम है वह धीमी गति से चलने को बताता है, यानी वह स्टॉक जो है बहुत धीमी गति से काम में आ रहा है। ऐसा स्टॉक जो है अगर ज्यादा मात्रा में संस्था के गोडाउन में रहता है तो उससे उस माल के निष्क्रिय होने, अप्रचलित होने का भय बना रहता है, और उसकी जो हानि है वह संस्था को वहन करनी पड़ेगी। इसके विपरीत अगर टर्नओवर रेशो अच्छा है, अच्छा टर्नओवर रेशो है, तो ऊंचे टर्नओवर रेशो वाले में कम विनियोजन से भी संस्था जो है अपनी उत्पादन की गतिविधि को चालू
रख सकती है। तो इसलिए कोई भी सामग्री जो है उसकी कुशलता उसके टर्नओवर रेशियो से पता लगती है, भाई कितनी कुशलता से उसका उपयोग, जल्दी जल्दी उसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट फिर आता है सामग्री नियंत्रण की एबीसी प्रणाली। सामग्री नियंत्रण की एबीसी प्रणाली जो है सामग्री की मात्रा एवं उस सामग्री में लगने वाली लागतों के आधार पर 3 वर्गों में सामग्री को विभाजित किया जाता है। ए वर्ग के अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिसका अनुपात मात्रा जो है कुल उत्पादन की मात्रा में उस सामग्री की मात्रा 10 से 15% होती है। लागतें उसके बारे में कहते हैं भाई 70-80% उसकी लागतें होती हैं। बी वर्ग के अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिसकी मात्रा लगभग कुल मात्रा का, सामग्री की कुल मात्रा का 20% होती है और लागतें भी कुल मात्रा का लगभग 20%, लागतें भी कुल सामग्री लागत का लगभग 20% उसकी होती हैं। उन वस्तुओं को बी कैटेगरी में शामिल रखते हैं। और सी कैटेगरी जो है एक निम्न कोटि का वर्ग इसको हम कह सकते हैं। इसमें वे सामग्री रखी जाती हैं जिनकी मात्रा तो लगभग 70% के करीब होती है, लेकिन वैल्यू क्वालिटी जो अमाउंट वाइज लागतों के दृष्टिकोण से देखें तो उनमें लागतों के रूप में विनियोजन मात्र 10-15% ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ए वर्ग जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ए वर्ग जो है एक संस्था के द्वारा जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि ए वर्ग में आने वाली सामग्री पर संस्था के द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाना चाहिए। हो सकता है इसकी स्टॉक टेकिंग भी जल्दी करना चाहिए, और जो विश्वास पात्र व्यक्ति हैं उनके माध्यम से इस पर जांच का कार्य भी करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये एबीसी प्रणाली में बांटकर, क्योंकि उस पर ज्यादा प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और सी जो प्रकार की सामग्री है उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसमें कोई छोटा मोटा लॉस भी होता है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ए कैटेगरी की सामग्री में थोड़ा सा भी लॉस जो है संस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सामग्री नियंत्रण की एबीसी प्रणाली जो है यह सामग्री पर चयनात्मक नियंत्रण है। हमने विभिन्न प्रकार के वर्ग बना करके चयनात्मक रूप से कहाँ ज्यादा अपने को नियंत्रण की आवश्यकता है ए कैटेगरी में, बी में सामान्य नियंत्रण की आवश्यकता है, सी कैटेगरी पर किसी प्रकार की कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है सामग्री का FS&D वर्गीकरण। यह सामग्री आवर्त अनुपात के साथ ही लिंक करता हुआ एक क्लासिफिकेशन है। FS&D शॉर्ट फॉर्म है इनके 4 शब्दों के। F जो है फास्ट को अभिव्यक्त करता है, S स्लो को अभिव्यक्त करता है, N नॉर्मल को अभिव्यक्त करता है, D डेड को अभिव्यक्त करता है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी सामग्री की यहाँ पर हैं। और फास्ट का मतलब ऐसी सामग्री जिसके टर्नओवर बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वो काम में आ रही है। नॉर्मल फास्ट से कम गति की तुलना में सामान्य रूप से जो मटेरियल हमारा चलता है। स्लो जो है नॉर्मल से भी कम गति होती है, अर्थात कहने का मतलब फास्ट का जो टर्नओवर रेशियो है बहुत ज्यादा होगा, उससे कम जो टर्नओवर रेशियो है आपका नॉर्मल का होगा, और नॉर्मल से भी कम जो है स्लो का होगा। और एक कैटेगरी है डेड, डी फॉर डेड। डेड का मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय यहाँ मतलब ये है कि ऐसी सामग्री जो निष्क्रिय है, काम में नहीं आ रही है, अप्रचलित हो रही है, उस तरीके की। तो यहाँ पर जो स्लो और डेड प्रकार जो मटेरियल हैं उन पर अधिक ध्यान की जरूरत है। जो आपके उन पर 2 मटेरियलों पर अधिक ध्यान की जरूरत होती है जिससे कि संस्था को किसी प्रकार के अप्रचलन की हानि ना हो। देन फिर एक और वर्गीकरण की टेक्निक है आपके सामग्री नियंत्रण की तकनीक आपके सामने है, पुर्जों का वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस जो है ये भी 3 संकेत वर्ण हैं, इनके पूर्ण वर्ण है बी फॉर वाइटल, इसको कहते हैं हिंदी में अत्यावश्यक, ई फॉर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब आवश्यक,
डी फॉर डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब वांछनीय। यह एक संस्था में काम में आने वाले जो पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, उन पर कंट्रोल करने का, उन पर नियंत्रण की तकनीक है। वाइटल कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे पुर्जे, ऐसे पार्ट्स आते हैं जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं हो, तो उनको तो हर दृष्टि में संस्था को अपने गोडाउन में रखना चाहिए, रखना पड़ता है। दूसरी है एसेंशियल। एसेंशियल वर्क के अंतर्गत ऐसे ही मटेरियल आता है जो आवश्यक है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में संस्था के पास वो नहीं है तो संस्था उसके बिना काम चला सकती है, लेकिन उत्पादन कार्य उससे प्रभावित होगा, उत्पादन क्षमता उससे प्रभावित होती है। और सी कैटेगरी जो आपकी अगली है, तीसरी कैटेगरी डी डिजायरेबल। डिजायरेबल कैटेगरी में आने वाली वस्तुएं जो हैं वो ऐसी होती हैं, इस प्रकार के पुर्जे होते हैं, इस प्रकार का मटेरियल है जो आवश्यक, वांछनीय हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी उसके बिना हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह जो वेड है ये विभिन्न प्रकार के स्पेयर पार्ट्स आदि के संबंध में जो है वर्गीकरण का एक तकनीक है, नियंत्रण की एक तकनीक है। एक है आपका ठीक उसी समय, जस्ट इन टाइम थ्योरी। यह क्रिया आधारित नियंत्रण की तकनीक है। क्रियाओं का अवलोकन करके, इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन करके देखा जाता है कि क्या वह क्रिया उत्पादन का मूल्य बढ़ाती है अथवा नहीं। तो जिस क्रिया से उत्पादन का मूल्य बढ़ता हो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आजकल जस्ट इन टाइम थ्योरी का जापान वगैरह के अंतर्गत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। वहाँ टाइम आधारित मैनेजमेंट चल रहा है। वह सामान्यतः किसी वस्तु का माल मंगाने के लिए ऑर्डर दे देंगे, सुबह वस्तु आती है और शाम को उस वस्तु को लेकर के माल तैयार होकर के और ग्राहकों तक शाम को डिस्पैच कर दिया जाता है। तो यह है कि भाई कम से कम स्टॉक या बिना स्टॉक के समय के आधार पर, टाइम के आधार पर मैनेजमेंट करके और सामग्री पर नियंत्रण रखा जाता है। एक है आपका निरंतर सूची विधि। निरंतर सूची विधि जो है ये आपके सामग्री प्राप्ति निर्गमन का अवलेखन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत सामग्री के भौतिक आवागमन व शेष को प्रकट करती है। भौतिक आवागमन का मतलब है कि भाई जब भी आया प्राप्ति वर्ग में एंट्री कर ली, कोई सामग्री निर्गमित की तो निर्गमन पक्ष में, और साथ किया तो उसका शेष निकाल लिया। ताकि इसका प्रभाव क्या होता है कि भाई प्राप्ति निर्गमन का शेष निरंतर लेखा जोखा उसका होता है और निरंतर हमें उसकी जो है सूचना प्राप्त होती रहती है। देन फिर है आपका स्टॉक की भौतिक जांच। भौतिक जांच का मतलब यह है कि संस्था के गोडाउन में या विभिन्न बिनों में रखे हुए प्रत्येक वस्तु की मात्रा गिन करके और बिन के शेष से उसका मिलान करना, यह भौतिक जांच कहलाता है। तो ताकि आकस्मिक रूप से या निरंतर रूप से जैसे भी संस्था तय करती है, इसकी समय समय पर जांच होती रहे, तो इससे यह ज्ञात होता रहेगा कि भाई क्या किसी प्रकार के स्टॉक का कोई क्षय या कमी तो नहीं है। अगर है तो उसके संदर्भ में आवश्यक उसका कदम उठाए जा सकते हैं। तो स्टॉक की भौतिक जांच जो है, भौतिक जांच की दो विधियां हैं। एक है आपका अवधि अंतराल गणना, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग के अंतर्गत यह मासिक, छमाही, वार्षिक या पाक्षिक हो सकती है, जैसी संस्था की आवश्यकता उचित संस्था तय करे। और दूसरी है निरंतर सामग्री गणना पद्धति। निरंतर सामग्री गणना, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग के अंतर्गत एक स्टॉकिंग टेकिंग टीम रहती है, वह निरंतर कभी किसी बिन का कभी किसी बिन का रेगुलर बेसिस पर उनके यहाँ जांच का कार्य चलता रहता है और भौतिक जांच करते हैं। किसी बिन में रखी हुई सामग्री की भौतिक गणना करके उसके जो है बिन के बैलेंस से मिलान उसका किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन सभी तकनीकों में से जिस संस्था में, किसी भी संस्था में जिस जिस तकनीक की आवश्यकता है उनको सुविधा अनुसार उपयोग करके संस्था अपनी सामग्री नियंत्रण की जो लागतें हैं, सामग्री प्रभावी नियंत्रण कर सकती है और प्रति इकाई सामग्री लागत को कम कर सकती है।
धन्यवाद।